दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं जो हैं उपचयन अभिक्रियाएं वो हमारे लिए क्या हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। जैसे में क्या हो गया, श्वसन, हम सांस ले रहे हैं। अगर ये जो श्वसन जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। हम भोजन करते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज सभी कोशिकाओं के पास जाता है, ब्रेन के पास, सभी के पास। लेकिन किसी भी कोशिका को ग्लूकोज चाहिए नहीं होता है, सभी कोशिकाओं को चाहिए होता है ऊर्जा ग्लूकोज के जगह पे। लेकिन ग्लूकोज से हमको पता है ग्लूकोज जो है ऊर्जा की फैक्ट्री है, तो इसलिए ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है। तो ग्लूकोज सभी कोशिकाओं के पास चला गया। अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। और जब ये ऑक्सीकरण होगा तभी ऊर्जा बनेगा, यानी उपचयन होगा ग्लूकोज का तभी ऊर्जा बनेगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है श्वसन। तो हेडिंग लगाइए आप क्या, श्वसन। हमको 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, श्वसन, दहन और पहला है श्वसन। श्वसन यानी कि इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप जानते हैं यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या क्या होता है देखिए, अभी इसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पहले करा दें, C6H12O6। जब इसका ऑक्सीकरण होता है, O2 जब जुड़ता है इसमें तो क्या बनता है, H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, 38 गो ATP बनता है। अभी बायो में पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे कि 38 गो ATP बनता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं 666, बस बैलेंस हो गया। बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है क्या है, श्वसन का अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया। अब ये जैव रासायनिक अभिक्रिया क्यों है, कहें से कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये जीव के अंदर हो रहा है, यानी हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, किसी भी जीव के शरीर के अंदर हो रहा है, इसलिए ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इसमें हमको ऊर्जा मिलती है, 38 गो ATP मिला। ATP क्या है, ऊर्जा है। जैसे बैटरी समझते हैं ना, वैसे ही ऊर्जा का बैटरी है। ATP क्या है, ऊर्जा का बैटरी है। 38 गो बैटरी मिल गया, मान के चल सकते हैं इसे। ठीक, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसमें नीचे कोष्टक में लिख लीजिएगा ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप बाद में चल के भूल जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और श्वसन भी हो गया। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं दहन के बारे में। दहन क्या है, दूसरा है दहन, और 2 अभिक्रिया बची है जिसको हम पढ़ेंगे। दहन क्या है, तो दहन जो है इसको कंबस्टन बोलते हैं। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसी को दहन बोला जाता है। लकड़ी जला रहे हैं दहन हो रहा है, कागज़ जला रहे हैं दहन हो रहा है, हम खुद जल रहे हैं तो दहन हो रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं। ऐसे मान लीजिए खुद कपड़ा उपड़ा जल गया तो क्या हो गया, दहन हो गया। अब किसी व्यक्ति से जलना क्या है, वो दहन अभिक्रिया नहीं है, वो जलन अभिक्रिया है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया का मतलब जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, अब थोड़ा सा इंग्लिश हमको भी सीखना पड़ेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो दहन अभिक्रिया होता है। दहन अभिक्रिया, तो इसे दहन अभिक्रिया कहते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे H2 यानी हाइड्रोजन का दहन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, जल बनता है।
क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं C यानी कार्बन प्लस O2। कार्बन का जब दहन किया जाता है, कार्बन को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिंपल सा बात है, देखे ही होंगे, कार्बन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया, यह जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज जलता है तो क्या लगता है, गर्मी लगता है, ऊष्मा हमको मिलता है। तो ऊष्मा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी चीज को जलाएंगे हीट निकलेगा, समझ में आ रहा है, वही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम संक्षारण के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में। संक्षारण थोड़ा सा इन दोनों से बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ उतना भी बड़ा नहीं है। संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, जब किसी धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसी को कोरोजन बोलते हैं। और ये ऑक्सीकरण किसके किसके वजह से हो सकता है, या तो हवा में रखने की वजह से, जल के साथ रखने की वजह से, नमी भूमि पे रखने की वजह से। मान लीजिए लोहा को ऐसे खुला छोड़ देंगे, उस पर जंग लग जाएगा। लोहा को पानी में रख देंगे, जंग लग जाएगा। गीला मिट्टी है, उस पर लोहा रख दिए तो उस पर भी जंग लग जाएगा। लोहा पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बैटरी का पानी ला करके गिरा दीजिए, उस पर भी जंग लग जाएगा, यानी एसिड से भी जंग लगता है। तो लिखिए संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन लिख सकते हैं। तो जब धातुओं को, जब धातुएं वायु, नमी, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब हवा में जो नमी है, आर्द्रता तथा अम्ल के संपर्क में, ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो वे संक्षारित हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, जिसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अब ये लोहा में ही नहीं बस होता है, संक्षारण कहते हैं। ये जो चीज़ है ये लोहा में ही बस नहीं होता है, ये चांदी में भी होता है। देखे होंगे चांदी पे ब्लैक ब्लैक परत चढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, लेक्चर तो ज़्यादा लंबा हो गया। चांदी पे ब्लैक ब्लैक परत चढ़ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, कापर पे देखेंगे हरा परत चढ़ जाता है, लोहा पे भूरा परत चढ़ जाता है, एल्युमिनियम पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, धातुओं का संक्षारण है, यानी कोरोजन है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोहे का संक्षारण। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लोहे का संक्षारण, लोहे का संक्षारण, लोहे का संक्षारण। इसमें क्या लिख सकते हैं, Fe+O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3 और XH2O। इसको आप चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 6। चलिए अभी हम थोड़ा सा बैलेंस करके देख लेते हैं। 6 इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। ये क्या हो गया, XH2O है तो XH2O को बैलेंस नहीं करना, बस हमको इतना बैलेंस करना है। XH2O का मतलब कुछ नहीं, ये हमको मालूम ही नहीं है जल कितना है। X का मतलब मालूम नहीं है, समझ में आया। अब ये दूसरा X नहीं है, ये X मतलब जो हमको मालूम नहीं है उसके X मान लिए हैं। तो XH2O जल की मात्रा इसमें मालूम नहीं होती है। 2 3 6, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, 4F, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। इसको बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक, इसको बैलेंस कर सकते हैं। आपको बैलेंसिंग अभी सीखा है, उसी तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये लोहे में जंग लगना है। अब जंग को रोकने के उपाय क्या हैं, रोकने के उपाय, रोकने के उपाय में क्या क्या आता है, पहला आता है तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर,
तेल या ग्रीस लगा करके जंग को कैसे रोका जाए। जैसे देखिए क्या करना है हमको, हवा से बचा के रखना है, नमी से बचा के रखना, पानी से बचा के रखना, आर्द्रता से बचा के रखना, अम्ल से बचा के रखना। जब हम तेल लगा देंगे धातुओं पे तो उसका हवा से संपर्क टूट जाएगा, अम्ल से संपर्क टूट जाएगा, नमी से संपर्क टूट जाएगा। तो इसीलिए धातुओं पे तेल या ग्रीस लगा दिया जाता है। मान लीजिए मोबिल पोत दिए लोहा पे, तो उस पर जंग नहीं लगेगा। काहे कैसे, क्यों, हवा से दूर है, उसका हवा से कॉन्टेक्ट टूट गया है, इसी वजह से। दूसरा, पेंट करके, पेंट कर देंगे तभी भी हवा से कांटेक्ट टूट जाएगा, नमी से कांटेक्ट टूट जाएगा, ठीक, पेंट करके। तीसरा, टीनीकरण, टीनीकरण करके। टीनीकरण क्या होता है, टीनीकरण क्या होता है, तो टीनीकरण जो होता है मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं को हम क्या बोलते हैं, टीनीकरण। जैसे कि जिंक और उसको पीतल को हम क्या बोल सकते हैं, मिश्र धातु। स्टील है, स्टील पे कभी जंग लगता है एकदम चमकता रहता है, इसीलिए अब लोग रेलिंग लगवा रहे हैं उसका। क्यों चमकता रहता है, उसमें कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है मेनली, तो इसीलिए वो मिश्र धातु बन जाता है, और मिश्र धातु बनने की वजह से उस पर जंग नहीं लगता है। तो कई मिश्र धातु हैं जिस पे जंग नहीं लगती है। चौथा, इसको रोकने का उपाय क्या है, तो बलिदानी परत चढ़ाकर या गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर। इसका मतलब क्या है, मिश्र धातुओं का परत चढ़ा दीजिए, ऐसी धातुओं का परत चढ़ा दीजिए जिस पे जंग नहीं लगता हो। जैसे सोना, सोना बहुत कम रिएक्टिव होता है, उस पर बहुत कम जंग लगता है, नहीं लगेगा उस पर जंग, ज़्यादातर बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो इसके वजह से किसी धातु पे सोने का परत चढ़ा दीजिए, लेकिन जितना का बाबू ना उतना का झुंझुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सीधा मिश्र धातु का ही परत चढ़ाइए, जैसे कि स्टील का परत लोहे पे चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी को गैल्वेनीकरण करना बोलते हैं या बलिदानी परत चढ़ाना बोलते हैं। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास जंग को रोकने के लिए। अब हम चलते हैं किस पे, तो विकृत गंधिता, जिसको हम बोलते हैं रेसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेसिडिटी। ये क्या होता है, जब खाना खराब होने लगता है ना, तो उसी को बोलते हैं रेसिडिटी। और ये क्या कैसे होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। जैसे दाल उल अरुआ जाता है, समझते हैं ना, खट्टा हो जाता है, महक उसका खराब हो जाता है। देखिए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, विकृत मतलब बिगड़ जाना और गंध मतलब सुगंध। तो सुगंध या स्वाद का बिगड़ जाना, भोज्य पदार्थों के सुगंध या स्वाद का बिगड़ जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो हेडिंग लगाइए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। इसको बोलते हैं रेसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेसिडिटी। जब वसायुक्त अथवा तेलीय पदार्थों पर, ज़्यादातर जिसमें तेल होता है या वसा होता है वही चीज़ें खराब होती हैं। तो जब वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को खुले में छोड़ दिया जाता है तो उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं, रेसिडिटी, यानी कि जंग लगना। इसको नहीं बोलते हैं विकृत गंधिता, समझ रहे हैं ना। जब तेलीय या वसायुक्त सामग्री को खुला छोड़ दिया जाता है, खाद्य पदार्थ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ दिया जाता है तो उनके गंध समझते हैं ना, दाल अरुआ जाता है तो कैसे बदबू करता है, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। जिसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। कैसे हम लिख रहे हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसमें विकृत गंधिता में क्या होता है, भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। अब इसके रोकने के उपाय क्या हैं, इसके रोकने के उपाय क्या हैं, तो इसको रोकने के उपाय यही हैं कि आप भोज्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखिए, एयर टाइट चेम्बर में रखिए, एयर टाइट डब्बा हो गया उसमें रख दीजिए। दूसरा चीज़ क्या हो गया, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में रखिए, ठंडे स्थानों पे रखिए, समझ रहे हैं। तो यही करने से हमारे भोज्य पदार्थ सुरक्षित रह सकते हैं।
और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस जैसे कि अक्रिय गैस से भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जो कि उस भोज्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करे। भोज्य पदार्थ क्यों खराब हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है, और जब उसके संपर्क में ऑक्सीजन आएगा ही नहीं तो अभिक्रिया ही नहीं होगा। तो हम ऐसी गैसें पैकेट में भर देते हैं जो कि अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, किसी के साथ जल्दी क्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करेगा। तो जब अभिक्रिया नहीं करेगा भोज्य पदार्थों के साथ, वो खराब भी नहीं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिसकी वजह से वो खराब नहीं हो। तो आप लिख सकते हैं पैकेट वाले खाद्य सामग्री में नाइट्रोजन अक्रिय गैस नाइट्रोजन भरकर। ठीक, रोकने के उपाय में लिख सकते हैं इसका। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।